हम समग्र स्वास्थ्य की बात करते हैं, जब हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं और आज की जो लाइफ स्टाइल है, जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल हमने अडॉप्ट की हुई है, उसमें यदि हम स्वास्थ्य की चर्चा करें तो मुझे सबसे पहले ये जानना होगा, हम सबको ये जानना होगा कि होलिस्टिक हेल्थ या वेलनेस से हमारा मतलब क्या है? हम क्या समझते हैं इससे? अक्सर जब मैं अपनी वर्कशॉप्स में इस तरह का सवाल पूछता हूँ कि वेलनेस क्या है या होलिस्टिक हेल्थ क्या है? तो आप विश्वास कीजिए कि 95% लोग ऐसे होते हैं, जिनका आंसर सिर्फ़ बॉडी लेवल सिचुएशन होता है। बॉडी लेवल सिचुएशन से मेरा मतलब क्या है कि किसी भी बीमारी का नहीं होना योग अ, वेलनेस है या किसी भी एब्सेंस ऑफ डिजीज़ इज़ वेलनेस, एब्सेंस ऑफ डिजीज़ इज़ होलिस्टिक हेल्थ। कई बार मैं इस तरह की बातें सुनता हूँ। माइग्रेन नहीं है, अस्थमा नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है। ये जब बीमारियाँ हमको नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये योग के संदर्भ में ये जो अनुभव है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि जब हम शरीर की बारे में बात करें तो हमें सोचना होगा कि आर वी जस्ट अ बॉडी? क्या हम सिर्फ शरीर हैं? मुझे पता है कि बहुत अच्छे से अर्पित जी ने और डॉक्टर महेश प्रसाद जी ने भी इसको थोड़ा-सा टच किया था कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं। हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम शरीर के साथ उसका एक बहुत सूक्ष्म पार्ट जो हमारा मन है, वो भी है। ये एक बॉडी माइंड मैट्रिक्स है। यदि आपको मन को समझना है तो शरीर को देखना पड़ेगा और शरीर के साथ कुछ इश्यूज़ हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए हमको मन को भी समझना पड़ेगा। अभी मॉडर्न साइंस की यदि हम बात करें तो एक नया एक पूरा क्षेत्र अध्ययन के लिए खुला है और वो है पीएनआई। आप में से बहुत लोगों ने इस बारे में सुना होगा, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। और ये क्षेत्र हमें ये बताता है कि कैसे हमारे मन का हमारे शरीर पर असर आता है और कैसे हमारे शरीर का हमारे मन पर असर आता है। आप में से भी कई लोगों ने इस बात को ज़रूर से ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी आपका मन ठीक नहीं होता है, जब मन में कुछ विचार चल रहे होते हैं, आप किसी जगह अटक जाते हैं, मन बहुत बेचैन होता है, मन अशांत होता है, तो उसका सीधा-सीधा इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर भी आता है। और ऐसे ही जब शरीर बहुत थका हुआ है, शरीर में किसी वजह से कोई रोग है, तब आप ये देखते होंगे कि ज़रूर से आपका मन भी उस वक़्त ठीक नहीं रहता है। तो ये जो बॉडी है ये ग्रॉस है और ये मन जो है बहुत सटल है और मैं तो इसे कहता हूँ कि इनको आप अलग नहीं कर सकते। जब हमको योग के बारे में बात करना होगा, यदि हम योग की व्यावहारिक पक्ष के बारे में बात करना होगा, तो हम सिर्फ़ शरीर के स्तर पर कुछ क्रिया या अभ्यास करके समग्र जो स्वास्थ्य है उसको कभी भी हासिल नहीं कर सकते। है ना? एक रथ के 2 पहिए की तरह मानता हूँ मैं इसे कि ना शरीर के बगैर मन हो सकता है, ना मन के बगैर आपका शरीर कहीं से हो सकता है। तो आयुर्वेद में तो मैंने देखा है कि स्वास्थ्य को बहुत क्योंकि योग और आयुर्वेदा भी अलग नहीं है क्योंकि ये सारे ही ग्रंथ जो हैं, ये जैसा कि डॉक्टर महेश प्रसाद जी ने कहा कि ये पौराणिक है, अर्पित जी ने भी कहा कि ये एक बहुत विशुद्ध परंपरा है जहाँ से ये शास्त्र चलते आ रहे हैं। तो आयुर्वेद भी योग का ही एक पार्ट है, योग भी आयुर्वेद का ही एक पार्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उसमें कहा है कि प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, है ना? हमारा सिर्फ शरीर नहीं, हमारा मन, हमारी जो सेंसेस है, जो इंद्रियाँ हैं हमारी इमोशंस है, जो हमारा इंटेलेक्ट है और साथ में हमारी जो आत्मा है, जब ये प्रसन्न चित्त स्थिति में है, जब ये शांत स्थिति में है, तो ये जो स्थिति है, यही स्थिति जो है, वो योग है और यही स्थिति स्वास्थ्य भी है। योग और स्वास्थ्य कुछ अलग-अलग नहीं हो सकते। जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो हम जानते हैं शास्त्रों में लिखा है, हमारी श्वास, ये सब जब एक रूप हो जाते हैं, हार्मोनाइज़ हो जाता है, तो ये जो स्थिति है, ये योग है और ये जो स्थिति है, यही होलिस्टिक हेल्थ है या पूर्ण स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं। तो बहुत प्रसन्नता की बात मुझे ये भी लगती है कि पिछले कुछ सालों में बहुत लोगों ने मिलकर योग को बहुत बहुत व्यापक स्तर पर फैलाया है उसको योग की जो धारणाएँ हैं, आज घर-घर में लोग कुछ-कुछ योगाभ्यास करने लगे हैं। लोगों को इस बारे में थोड़ा-सा अट्रैक्शन हुआ है, लोग इस तरफ थोड़ा-सा डाइवर्ट हुए हैं और उन्होंने बहुत सारी योगा प्रैक्टिस अपनी लाइफ में अपनाकर अपने जीवन को अ स्वास्थ्य हासिल किया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सिर्फ शारीरिक व्यायाम जो है ना, वही योग नहीं है। योग एक जीवन पद्धति है। देखिए, मुझे कहना चाहिए कि योग के बगैर जीवन संभव ही नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। तो यदि हमें योग को या समग्र स्वास्थ्य को यदि समझना होगा, तो जैसा मैंने कहा कि शरीर और स्वास्थ्य ऐसे ही हमें हमारे अस्तित्व को समझना होगा। जब तक हम अपनी एक्जिस्टेंस और हमारे एक्जिस्टेंस के जो लेयर्स हैं, उनको यदि हम नहीं समझते हैं, तब तक भी हम पूर्ण स्वास्थ्य
नहीं हासिल कर सकते, है ना? तो योग को भी समग्र दृष्टि से जब अपनाएँगे, तभी हम समग्र स्वास्थ्य को भी अडॉप्ट कर पाएँगे। हुँ। अभी हमारे अस्तित्व के स्तर कौन-कौन से हैं? सबसे पहली हमारी एक्जिस्टेंस की जो लेयर है, वो क्या है? हमारी बॉडी। शरीर हमारा सबसे आउटर एक वो पार्ट है जहाँ से हमें पता चलता है कि मैं हूँ या हमारे आस-पास कुछ लोग हैं। तो बॉडी हमारी एक्जिस्टेंस, हमारे अस्तित्व की सबसे ग्रॉस लेवल पे यदि देखें, हम उससे वहाँ से सटल वे में जाएँगे, तो बॉडी है। बॉडी से सूक्ष्म है ब्रेथ। हमारी जो श्वास है, वो शरीर से भी थोड़ा-सा सूक्ष्म है ना? उससे सूक्ष्म यदि हम जाते हैं, तो वो है माइंड। हमारा मन जो है, वो हमारी श्वास और शरीर से और भी सूक्ष्म। सो पहला हमारा बॉडी, हमारा जो एक्जिस्टेंस है उसका पहला जो चरण है वो है बॉडी, सेकंड ब्रेथ, तीसरा माइंड, चौथा इंटेलेक्ट। जो हमारी बुद्धि है वो मन से भी सूक्ष्म है। हम्म, उससे सूक्ष्म है मेमोरी, हमारा जो ईगो है। मेमोरी जो हमारा चित्त जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद आता है ईगो, स्व। ईगो मीन आपका जो अहम भी कह सकते हैं, और उसके बाद जो सेवंथ लेयर है वो है प्योर कॉन्शियसनेस। जो लक्ष्य है योग का, योग का एक जो मात्र लक्ष्य, जैसा प्रोफेसर आरपीजी ने भी कहा था कि खुद का खुद के साथ जो जुड़ जाना, खुद का खुद के भीतर में स्थित हो जाना योग है। तो ये जो 7 लेयर्स हैं हमारी, बॉडी, ब्रेथ, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ईगो एंड सेल्फ। जब इन सातों ही स्तर में एक सामंजस्य आता है, एक समत्व आता है, इसलिए योग में कहते हैं ना, समत्व योग उच्यते। जो समता है, जो समता है वही योग है। और ये समता किस लेवल पर है? सिर्फ बॉडी लेवल पर नहीं है। अस्तित्व की इन सारी लेयर्स में जब एक हार्मोनी आ जाती है, जब भीतर की प्रकृति जो हमारी है और बाहर की जो प्रकृति, उसके बीच में एक सामंजस्य आ जाता है, तो ये जो स्थिति है वो योग है। मैं अक्सर कहता हूँ कि योग जो है वो अ, करने का विषय नहीं है, योग होने का विषय है ना? ये हैपनिंग नहीं है। योग को हैपनिंग की तरह से हम कभी नहीं देख सकते। मुझे ऐसा लगता है कि योग घटना है, योग घटता है। जब आप कुछ-कुछ चीज़ों का छोटे-छोटे उपाय करते हैं, कुछ जैसा कि पतंजलि जी ने अपने अष्टांग योग के बारे में, अर्पित जी ने उसको अभी हमको समझाया भी था। जब आप ऐसे-ऐसे कुछ-कुछ उपक्रम करते हैं, तो इस उपक्रम के बाद जो उसका आउटकम है, जो घटना घटती है, वो घटना योग है। जब वो घटना घटती है, तो आप इस होलिस्टिक हेल्थ को भी अटेंड कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, ये जो 7 लेयर्स हैं, इनके बारे में बहुत अच्छे से समझाते हैं कि एक स्वस्थ जो हमारा शरीर है, जो स्वास्थ्य है या होलिस्टिक हेल्थ है, वो क्या है? सबसे पहला, रोग मुक्त शरीर। और आप हैरानी में पड़ेंगे कि योग जो है ये हमें सब कुछ देता है। योग हमें सब कुछ देता है। हमारे हर स्तर को वो फाइन ट्यून करता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो पहली लेयर है बॉडी, वो कैसी होनी चाहिए? रोग मुक्त। रोग मुक्त यानी किसी भी तरह की कोई बीमारी को हम अपने भीतर, किसी व्याधि को, क्योंकि ये शब्द बड़ा अच्छा है, बीमारी और व्याधि में भी बहुत फर्क है। तो किसी भी तरह की व्याधि हमारे भीतर नहीं हो। कंपन मुक्त श्वास। श्वास कैसी होनी चाहिए? कंपन मुक्त। आप देखते हैं कि जब भी हमारे भीतर में कुछ इमोशंस में चेंज आता है, हमारी ब्रीदिंग पैटर्न्स में बहुत चेंज आ जाता है। हमारी श्वास गुस्से के वक़्त अलग ढंग से चलती है, हमारी श्वास हम बीमार होते हैं तब अलग ढंग से चलती है। तो एक ऐसा श्वास जो कंपन रहित हो, एकदम स्थिर हो, शांत हो। और तीसरा, तनाव मुक्त मन। मन कैसा होना चाहिए? जिसमें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं है। फिर गुरुजी चौथा जो बताते हैं बुद्धि के बारे में, बुद्धि ऐसी जो संशय से मुक्त हो। अक्सर हमारे मन में बहुत सारे डाउट चलते रहते हैं, बहुत जजमेंटल हम हो जाते हैं। कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ हमको इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए, वहाँ भी हम अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करते हैं, और उसके जो आउटकम्स हैं उनको हम महसूस भी करते रहते हैं। तो बुद्धि होनी चाहिए संशय रहित। ऐसी स्मृति जो है हमारी मेमोरी, वो कैसी होनी चाहिए? आघात रहित। आघात रहित मीन पुरानी बहुत सारी जो पैटर्न्स हमने अपने मेमोरी में डाल रखे हैं, हमें नहीं मालूम कि वो पैटर्न्स हमको डे टू डे लाइफ में कितना तकलीफ देते। एक छोटी-सी घटना हो गई कभी, 5 साल पहले, 6 साल पहले, मगर वो इम्प्रेशन हमने अपने माइंड में इतना स्टोर किया हुआ है कि अब जब-जब वो घटना मुझे याद आती है, मैं फिर से अपने आप को दुखी कर देता हूँ। यस, नो? ऐसा है या नहीं है? आप में से ज़्यादातर लोग यस ही कहेंगे। तो अ, हमारा चित्त कैसा होना चाहिए? जिसमें किसी भी तरह का कोई पुराना ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमको बार-बार, बार-बार डिस्टर्ब करता है। और अहंकार होना चाहिए। पता है कैसा अहंकार होना चाहिए? एक ऐसा अहंकार जो सबको अपने में शामिल कर सके।
1 या 2 लोगों के प्रति क्या अहंकार रखना। अहंकार रखना है तो इस तरह का अहम होना चाहिए कि इस सृष्टि में कुछ भी नहीं बचे, आप सबको अपने अंदर समाहित कर लें, ऐसा एक अहंकार। और विषाद मुक्त आत्मा, ऐसी एक शांत चित्त की स्थिति जहाँ किसी तरह का विषाद नहीं है। अभी प्रोफेसर महेश जी ने कहा था ना कि विषाद योग सबसे पहला जब शुरुआत हुई थी गीता जी की, तो वो जो विषाद है, उस विषाद से निकाल कर ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान की शिक्षा दी थी। तो वो जो विषाद है, उससे मुक्त जो स्थिति है चेतना की, वो स्थिति स्व है। और ये सब चीज़ों को हासिल कर लेना समग्र स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य सिर्फ अगेन से मैं आपसे कह रहा हूँ कि एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं है, इन तमाम चीज़ों का हमारे भीतर खिल जाना स्वास्थ्य है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस समग्र स्वास्थ्य की स्थिति को हासिल कैसे करें? बहुत वाजिब सवाल है ये, है ना? तो उसका जो पहला मार्ग है कि हम अपनी जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम बढ़ाएँ। अब क्या हो रहा है, अभी यदि आप प्रैक्टिकली यदि आप मॉडर्न लाइफ़स्टाइल को देखें, तो काम की अधिकता है, वर्कलोड है ना? आप देखिए जो हाउसवाइफ़ है ना, वो भी कहती है, "अरे! मैं क्या करूँ, बहुत काम है।" ऐसा नहीं कि सेक्रेटरी लेवल पर या मिनिस्टर लेवल पर या और किसी कॉलेज में प्रोफ़ेसर्स या डीन या वाइस चांसलर वही बोलते हैं कि बहुत काम है, बहुत वर्क प्रेशर है। एक सामान्य गृहिणी है ना, वो भी कहती है, क्या कहती है? "अरे! बहुत प्रेशर है, बहुत काम है, दिन भर मेरा कहाँ निकल जाता है मुझे पता नहीं चलता है।" तो काम बहुत ज़्यादा है और समय की कमी है। अब जब काम ज़्यादा है और समय की कमी है, तो ऐसे में क्या होता है, इसका आउटकम क्या है? स्ट्रेस। यस, नो? अब काम का प्रेशर हम कम नहीं कर सकते, काम का प्रेशर मतलब जो ज़िम्मेदारियाँ हैं हमारी, जो ड्यूटीज़ हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको हम कम नहीं कर सकते और समय को हम बढ़ा नहीं सकते। काम हम छोड़ नहीं सकते, समय को हम बढ़ा नहीं सकते, किसी और प्लेनेट पे जाना पड़ेगा उसके लिए, यहाँ तो 24 घंटे ही हैं हमारे पास। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में जो तीसरा रास्ता वो ये है कि हम अपनी एनर्जी को बढ़ाएँ, हम अपने भीतर की योग यही यही सिखाता है हमको, योग हम जब करते हैं तो यही हम हासिल कर पाते हैं कि काम ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है, समय उतना ही है, अब उतने में हमको आपस में करना तो क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी और वो एनर्जी बढ़ाने की बहुत प्रैक्टिकल जो रिसोर्सेज़ योगा सजेस्ट करता है, वो क्या है? 4 माध्यम। आप जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहला जो हमारा एनर्जी का सोर्स है, वो है फूड, भोजन। हम किस तरह का भोजन कर रहे हैं, है ना? मैंने कहा कि योग और आयुर्वेदा और ये सब कुछ अलग-अलग नहीं है, एक ही एक अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला के नीचे ही हम लोग विश्राम कर रहे हैं। तो भोजन आज की जो मॉडर्न लाइफ़स्टाइल है, उसमें हम जो भोजन कर रहे हैं ना, आप मेरी बात पे विश्वास करिए कि सिर्फ़ सुबह उठ के कुछ थोड़े से आसन कर लिए, कुछ कुछ पोज़ीशंस में बैठ गए, सिर्फ़ इतना भर कर लेने से लाभ नहीं होगा। लाभ होता है, लेकिन इतने भर से लाभ नहीं होगा। हमें क्या करना होगा, हमें अपनी अपनी फूड हैबिट्स को चेक करना है। किस तरह का भोजन हम कर रहे हैं, किस समय हम भोजन कर रहे हैं, किस मनस्थिति में रहकर हम भोजन कर रहे हैं। यस, तो ये भोजन हमारे थोड़े से भी भोजन की बात निकली, अगर थोड़ा-सा 2 मिनट का वक़्त मैं आपका एक्स्ट्रा लूँगा, इसलिए कि ये सेशन आपके लिए उपयोगी हो सके। आप कुछ टेक अवे यहाँ से हो सके आपका, आप कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकली अपने साथ ले जा सकें। आपको हैरानी होगी कि हमारा जो डाइजेशन है, अक्सर हम ये सोचते हैं कि डाइजेशन पेट में जाके होता है, मगर हकीकत ये है कि डाइजेशन हमारे स मुँह से शुरू होता है और हमारा जो सलाइवा है, उस सलाइवा में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनको वहीं पर ब्रेक करते हैं। लाइक इन दिनों देखो डी3 और बी12 का बहुत डेफिशिएंसी महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भोजन में डी बी12 नहीं है, बट क्योंकि वो लार के साथ मिक्स नहीं करते हैं, लार के साथ वो मिलते जुड़ते नहीं, इस वजह से क्या वो भीतर जाकर हम हमारी बॉडी उनको एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती। आपको पता है, हम दिन भर में 24 घंटे में कितना सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं? 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। और वो इतना उसमें इतने एंजाइम्स हैं, उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि यदि हम ठीक से यदि वो हम च्यू करें उस भोजन को, शास्त्र तो कहते ही थे कि कम से कम जितने आपके दाँत हैं, उतनी बार तो आपको च्यू करना ही चाहिए। और जितना ये एक्शन है आपका ये जो जो मूवमेंट है, जितना हम इस एक्शन में आते हैं, उतना और सलाइवा प्रोड्यूस होता है। एक छोटी-सी एक टेक अवे था कि हम लोग भोजन के बारे में अपना ध्यान रखें। दूसरा जो हमारी एनर्जी का सोर्स है, वो है रेस्ट। हम कितना प्रॉपर रेस्ट कर पा रहे हैं। अक्सर हम ये मानते हैं कि 6 या 7 घंटे हम सो गए हैं, तो हमने बहुत हम तो बहुत अच्छे से सोए। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप किस क्वालिटी की नींद ले पा रहे हैं। तो योग हमें क्या देता है?
वो क्वालिटी की नींद देता है, वो क्वालिटी स्लीप देता है। अब वो भले ध्यान करते हैं रेगुलर, उनको पता है कि 4 या 5 घंटे की नींद में ही उनको दिन भर में बहुत फ्रेशनेस महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वो जो साउंड है वो आवर्स में काउंट नहीं होती है, वो जो नींद है उसकी क्वालिटी पे काउंट होती है। और दूसरा, किस समय आप सो रहे हैं। 10 बजे से 6 बजे के बीच का जो समय है, आयुर्वेदा के हिसाब से, जो प्रकृति के हिसाब से, वाता पित्त कफ के, वो सबसे बेस्ट टाइम है हम लोगों के लिए सोने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना जो स्क्रीन टाइम है, उसको थोड़ा-सा एडजस्ट कीजिए और अच्छी सी नींद लें, ताकि आप जो योग प्रैक्टिस करते हैं उसमें आप और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरा जो हमारा एनर्जी का स्तर है, वो है नॉलेज, है ना? अभी आप देखिए कई सारे योगा स्टूडियो, क्योंकि योग का एक आया है, बूम आया है, एक कहना चाहिए। बूम, बड़ी खुशी की बात है कि लोग इसको पूरी दुनिया में अपना रहे हैं। मैं मार्केट की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, हालाँकि जो मुझे नहीं उपयोग करना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि अभी सब तरफ योग, योग, योग। मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में विज़िट करता हूँ, तो वहाँ भी योग सबसे पहली प्राथमिकता है। और उससे भी बड़ी बात हुई कि जिस जिस वजह से हम ये अपना पूरा आयोजन कर रहे हैं, हमारा वर्ल्ड योगा डे 21 जून को है ये। तो जहाँ योग आते हैं, ज़्यादातर योगा स्टूडियो, ज़्यादातर योगा, वो क्या करते हैं, सिर्फ़ बॉडी लेवल पर ही योग को टीच करते हैं। जब तक ये तमाम चीज़ें योग में शामिल नहीं होगी, तब तक हम समग्र उस दर्शन को शामिल नहीं कर सकते हैं। और जो चौथा है, हमारी ब्रेथ, हमारी जो श्वास है, वो हमारी एनर्जी का सबसे बड़ा माध्यम है। और इसी वजह से योग में आपने देखा होगा कि प्राणायाम और ये सब चीज़ें शामिल की गई हैं, ताकि आप अपनी ब्रेथ को अटेंड करें, ताकि आप उस ज्ञान को अटेंड करें, ताकि आप अपने मन को या अपनी नींद को ठीक से हासिल कर सकें, और अपनी फूड हैबिट्स के बारे में कुछ-कुछ अवेयर रह सकें। तो ये 4 जो एनर्जी के सोर्स हैं, इसके बारे में भी हमें थोड़ा-सा अवेयर रहना चाहिए। मुझे लगता है उससे हम समग्र जो होलिस्टिक हेल्थ है, जो वेलनेस है, उसको हम हासिल कर सकते हैं, है ना? अ, और मुझे लगता है यदि आप भी कुछ जानना ही चाहते हैं, तो मन को भी थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करते रहना चाहिए हम लोगों को। सिर्फ़ सुबह आसन करके बैठ गए और हम तो जी 1 घंटा योगा अभ्यास करते हैं, नहीं। आप मोमेंट टू मोमेंट अपने मन को ऑब्ज़र्व कीजिए कि किस तरह के विचार हमारे मन में आ रहे हैं, है ना? हमें बॉडी को अटेंड करना पड़ेगा, हमें माइंड को अटेंड करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि मैं कैसे स्ट्रेस नहीं आया, और यदि स्ट्रेस आ गया है तो मैं इसको कैसे डील करूँ। हमारा जीवन में कितना लचीलापन है, कितना रेज़िलिएंट हम हैं, वो वेलनेस की है। हम किस तरह से हमारी लाइफ, जीवन के पैटर्न्स क्या है, उन पैटर्न्स को हम कैसे अटेन करते हैं, ये वेलनेस है ना? चीज़ों को हम किस तरह से देखते हैं, किस तरह से पर्सीव करते हैं। अर्पित जी ने कहा था ना, कैसे पर्सीव करते हैं, ये पर्सीव करने का जो ढंग है, ये योग है। वेलनेस का मतलब ही यही है। बॉडी को अटेंड करना, माइंड को अटेंड करना, अपने अपने चित्त को अटेंड करना, अपनी मेमोरी को चेक करना, अपने इंटेलेक्ट को समझना, कंसेप्ट्स को समझना। कितने कंसेप्ट्स हमने अपनी लाइफ में बना रखे हैं, और उन्हीं कंसेप्ट्स को लेके हम अपनी लाइफ को लीड करते हैं। जब हम उसी कंसेप्ट, एक ही कंसेप्ट बना, मैं ऐसा हूँ, दुनिया ऐसी है, ऐसा ही होता है। ये जो कंसेप्ट्स है ना, ये भी योग मतलब क्या मालूम है? मन, बुद्धि और श्वास जब एक लय हो जाते हैं ना, तो योग की स्थिति। इसलिए मैं कहता हूँ बीबीएम। बीबीएम मीन बॉडी, ब्रेथ एंड माइंड मैनेजमेंट इज योगा। तो ये स्थिति कैसे आती है? जब आपके कंसेप्ट बन जाते हैं, आपकी मनस्थिति हो जाती है, बस यही सही। हमें थोड़ा-सा रेज़िलिएंट होना पड़ता है जीवन में, लचीलापन लाना पड़ेगा हम लोगों को। बहुत ज़्यादा रिजिड हम हो जाते हैं, तो उसका असर फिर जीवन पर भी हमारा आना शुरू हो जाता है। तो हमें ये समझना होगा कि यदि हमें एक कंप्लीट हेल्थ की जब हम बात करते हैं, तो हमें सिर्फ़ योग के किसी एक पार्ट को ही अटेंड नहीं करना पड़ेगा। हमें योग को भी समग्र रूप से अपनाना पड़ेगा। जब समग्र रूप से हम योग को अपनाएँगे, तो ही हम समग्र रूप से ये स्वास्थ्य की जो कल्पना करते हैं, या हम स्वास्थ्य की जो धारणा है, इसको हम हासिल कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे ये ज़रूर प्रार्थना करूँगा कि आप आप योग प्रैक्टिस कीजिए। आप बहुत सारे योगा की सीरीज़ है, अपने भारत सरकार की तरफ से भी पूरा एक प्रोटोकॉल बहुत ही सुंदर है। बहुत ही सुंदर प्रोटोकॉल, यदि आप उतना भी करते हैं, तो भी आप फिज़िकली अपने आप को बहुत हेल्दी महसूस कर सकते हैं। लेकिन साथ में इससे जुड़ी हुई जो परंपराएँ हैं, इससे जुड़ा हुआ जो शास्त्र है, इससे जुड़ा हुआ जो दर्शन है, उसको भी थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-सा स्टडी करना ज़रूरी है। मैं आप सबको फिर से प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं योग के कुछ व्यावहारिक पक्ष आपके साथ शेयर कर सकूँ।
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।